ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मोदी के अमेरिका दौरे पर टिकी निगाहें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति की कमान संभाली और मोदी जी उनसे मिलने जा रहे हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रहने या फिर वहां गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के आरोप में पकड़े गए कुछ प्रवासी भारतीयों को बीते दिनों जिस प्रकार स्वदेश भेजा गया, उसकी देश में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई है, क्योंकि उन्हें हथकड़ी लगाई गई, पैर में बेड़ियां लगाई गई थी। भारत द्वारा अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सहयोग की प्रतिबद्धता के बावजूद अमेरिका का अहंकारी रवैया अखड़ने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में अमेरिका से चर्चा की जाएगी, भारतीयों के साथ अभद्र एवं अमानवीय व्यवहार न हो। लेकिन ऐसी आश्वस्ति के बावजूद इस मुद्दे पर आक्रोश थम नहीं रहा है। भारतीयों द्वारा एन कैन प्रकारेण अमेरिका में घुसने और वहां बसने की किसी तरह बचाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जिस तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया वह भी स्वीकार नहीं हो सकता। क्या स्वीकार नहीं हो सकता? ऐसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा महत्वपूर्ण हो गया है। फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री संभवतः 13 और 14 फरवरी को अमेरिका में होंगे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करेंगे। इससे पहले 10 और 11 फरवरी को प्रधानमंत्री ईआई समिट के सिलसिले में फ्रांस में होंगे। ईआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां आकार ले रही हैं, उससे इन दौरों की अहमियत और बढ़ गई है। फ्रांस में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी एआई से जुड़े एक सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। इस सम्मेलन का महत्व इस कारण और बढ़ गया है कि एक तो वैश्विक स्तर पर एआई के संचालन परिचालन का कोई स्वीकार्य वैश्विक ढांचा अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाया, और दूसरे एक चीनी कंपनी द्वारा डीप सीक जैसा सस्ता एआई टूल बनाने से पश्चिम की दिग्गज कंपनियां दबाव में आ गई हैं। और चीन के संदिग्ध चरित्र को देखते हुए डीप सीक की पैठ बढ़ने से वैश्विक डाटा में सेंधमारी और उसके मनमाने इस्तेमाल का जोखिम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में फ्रांस में प्रस्तावित एआई सम्मेलन में सहभागियों के समक्ष यह चुनौती होगी कि वे वैश्विक एआई समीकरणों को दुरुस्त करें। और ओपन एआई के मुखिया सैम आल्टमैन के भारत दौरे पर किफायती एआई तकनीक को लेकर उनके दाव को देखकर समझा जा सकता है कि दुनिया इस नई उभरती हुई तकनीक को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है। फ्रांस में एआई सम्मेलन से वैश्विक एआई मानचित्र पर भारत की महत्ता और मुखरता से रेखांकित होगी। और देखिए, भारत एक बड़ा बाजार है। दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत। इसलिए आप देखिए, दुनिया भर के दिग्गज जो भी हैं उनकी निगाहें भारत पर रहती हैं। और आप देखिए, फ्रांस में द्विपक्षीय रिश्ते परवान चढ़ाने की भी पूरी तैयारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के स्तर पर नए समझौते किए जाने की उम्मीद है। राफेल विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बी दोनों सौदों को नया आयाम देकर जहां सामरिक रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, तो इससे हथियारों की खरीद के मामले में भारत के विविधीकरण एवं विभिन्न विकल्पों की भी झलक मिलेगी। इसमें क्या झलक मिलेगी? और यह भारतीय विदेश एवं सामरिक नीति की स्वायत्ता को भी विस्तार देगा। और फ्रांस के मार्सिले में भारत नया वाणिज्य दूतावास भी खोलने जा रहा है। और दोनों देशों के बीच आप देखिए, जनता से जनता के बीच सहयोग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति व शीर्ष नेताओं के बीच सहमति एवं आत्मीयता यही दर्शाती है कि दिल्ली व पेरिस परस्पर हितों को समझते हुए संबंधों को सही दिशा में ले जा रहे हैं। और इसमें संदेह नहीं कि सबसे अधिक नजरें प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर होंगी। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी उत्सुकता आकारण भी नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सत्ता संभालने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। ट्रंप का अप्रत्याशित व्यवहार और व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। नए कार्यकाल में वह जिस आक्रामकता के साथ अपने मूल मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए टकराव और तनातनी के मुद्दे भी कम नहीं है। और इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा अवैध प्रवासियों का है। टैरिफ भी ऐसा ही एक मसला है, क्योंकि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग वाले देशों में से एक मानते हैं। हालांकि मोदी और ट्रंप के बीच पुरानी आत्मीयता को देखते हुए यही आसार अधिक हैं कि ऐसे मुद्दों पर व्यापक सहमति बन सकेगी। भारत पहले ही अमेरिका को आश्वस्त कर चुका है कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर वह अमेरिका का हर संभव सहयोग करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे पर स्वदेश भेजे जाने वाले भारतीयों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार का मुद्दा सतह पर आ सकता है। और जहां तक टैरिफ की बात है, तो हालिया केंद्रीय बजट में ही कई ऐसे उत्पादों पर आयात शुल्क और ड्यूटी घटाने के प्रावधान हुए और जिनसे अमेरिकी उत्पादों और कंपनियों को लाभ मिलने का अनुमान है। स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन की अपेक्षाओं को भारत समझ रहा है। यदि अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे भी भारतीय अपेक्षाओं का सम्मान करना होगा। और इसमें एक मुद्दा
उन चरमपंथियों पर सख्ती का भी हो सकता है जो भारतीयों को धमकाते रहते हैं और खुलकर भारत विरोधी कृत्यों में संलग्न रहते हैं। भारत यही चाहेगा कि अमेरिका उन्हें अभिव्यक्ति की आड़ में संरक्षण न प्रदान करे। बाइडेन प्रशासन के दौरान यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में एक चुभने वाला कांटा बना रहा और पीएम मोदी इन शासन अध्यक्षों में से एक हैं जिनके ट्रंप दूसरे कार्यकाल के आरंभ में ही मेजबानी करने जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि वह मोदी और भारत को पूरी गंभीरता से लेते हैं और उनकी यही गंभीरता तब भी झलकी जब ट्रंप प्रशासन के शुरुआती कार्यों में एक क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करना था। क्वाड में आप देखते हैं कि जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल है। ट्रंप ने ही 2017 में क्वाड को नए सिरे से सक्रिय किया था और जिसे बाइडेन ने आगे बढ़ाया। उम्मीद है कि ट्रंप उसे नए तेवर देंगे। यह हिंद प्रशांत में सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने और चीन की चुनौती के तोड़ निकालने की गंभीरता को भी दर्शाता है। ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले 4 साल की रूपरेखा तैयार करेंगे। ये संबंध परस्पर विश्वास, सतत एवं निरंतर प्रगति वाले दृष्टिकोण से प्रेरित होंगे। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम है क्या, हर्ष बी पंत। इनके द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। अंधकार युग में अफगान महिलाएं, ये आप देखें जो अफगानिस्तान है ना, हमारा पीओके वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान कब्जा किए बैठा है, इसकी सीमा लगती है हमारी इससे, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में रह रही अफगान लड़कियों ने बरसों बाद क्रिकेट खेला। तालिबान ने सत्ता पर काबिज होती उनके खेलने उनकी क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां किसी तरह भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से वे बीते सप्ताह अपना पहला मैच क्रिकेट विदाउट बॉर्डर्स टीम से खेलने में समर्थ हो सकी। तालिबान मामूली मानव मूल्यों से भी रहित है और वे अपने यहाँ महिलाओं का जीना दुर्भर किए हुए हैं। चिंता और दुख की बात यह है कि दुनिया भर का स्त्रीवादी आंदोलन उनकी स्थिति पर लगभग खामोश है और हमारे यहाँ भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठ रही है। मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाला अमेरिका भी खामोश है, जबकि उसकी कमजोरी का कारण ही तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इतना कमजोर कैसे हो गया है। देखा जाए तो उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान से उसका सिर पर पैर रखकर भागना रहा और अफगानिस्तान से भागते समय वह अपने सारे हथियार भी वहीं छोड़ गया, जिससे वहां काबिज हुए तालिबान और भी मजबूत हो गए। एक और आप लोगों को यह बात बता दूं, देखिए क्या है ना कि जो तालिबान है अब अफगानिस्तान पर इन्हीं का राज हो चुका ना। ये आप देखिए महिलाओं पर तरह तरह की पाबंद लगाते हैं और उन्हें आप देखिए पढ़ने की, उन्हें आप देखिए नौकरी करने की, घर से निकलने की आज़ादी तक नहीं देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ की महिलाओं और लड़कियाँ और अफगानिस्तान की स्त्रियों बस्तियों की समस्याएं भुला दी जाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और सत्ता में आने के बाद से तालिबान महिलाओं लड़कियों को हर जगह से खदेड़ रहे हैं और वे घरों में बंद किए जा रही हैं। वे किसी पुरुष को साथ लिए बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। वे अगर किसी टैक्सी में अकेली यात्रा करेंगी तो उनके साथ टैक्सी चालक को भी सजा मिलेगी और ना वे गा सकती हैं और ना पार्क में जा सकती हैं और आप देखते हैं ना किसी से तेज आवाज में बात कर सकती हैं और ना ही संगीत सुन सकती हैं। और इसके पीछे वहां के शासक को तर्क दे रहे हैं कि पुरुष के बिना अकेली स्त्री किसी दूसरे पुरुष से संबंध बना सकती है, वह दूसरे पुरुष को आकर्षित कर सकती है इससे उस स्त्री का चरित्र खराब हो सकता है। उनकी माने तो महिलाओं के जीवन का इकलौता काम सिर्फ पुरुषों को आकर्षित करना, उनसे संबंध बनाना है। इसलिए उन्हें हर वक्त न केवल पर्दे में रहना होगा बल्कि चेहरे को भी मोटे कपड़ों से हमेशा ढकना होगा। और तो और तालिबान के उन स्वयंसेवी संस्थाओं पर भी जो रोक लगा दी जो महिलाओं के हितों के लिए काम करती थी। बीते दिनों उसने महिलाओं द्वारा संचालित बेगम रेडियो भी बंद कर दिया और तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों से शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया। अफगानिस्तान में 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई। एक तरफ तो वहां महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती, दूसरी तरफ उनके नर्स डॉक्टर बनने पर भी रोक लगा दी। जब लड़कियां डॉक्टर और नर्स बनेंगी ही नहीं तो बीमार पड़ने पर दिखाएंगी किसे। जाहिर है कि वहां स्त्रियों का जीवन एक अभिशाप की तरह है। तालिबान कह रहे हैं कि लड़कियों का प्रथम और आखिर कर्तव्य 9 साल की उम्र से बस शादी और बच्चे पैदा करना है। शायद इसलिए तालिबान ने हाल में यह फरमान जारी किया, अब नए घरों में ऐसी खिड़कियां नहीं बनाई जा सकेंगी जहां से महिलाएं बाहर देख सकें। जिन घरों में पहले से खिड़कियां हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। क्या इतनी भयानक तस्वीर की कल्पना भारत के किसी गांव की भी कोई स्त्री कर सकती है? क्या खिड़कियों के बिना किसी घर का कल्पना तक की जा सकती? अफगान लड़कियों के लिए खेलना तो दूर, उन्हें खेल देखने की भी इजाजत नहीं है।
और एक समय सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर अफगानिस्तान जैसी कट्टरता थी। कुछ लोग डंडे लेकर सड़क पर घूमते थे, गलती से भी कोई स्त्री वहां दिखाई दे जाए तो उसके सिर पर मारते थे। बाहर के किसी देश से अगर कोई स्त्री सऊदी अरब आए तो उसे भी वहां की धार्मिक मान्यताओं का पालन उसी तरह करना पड़ता था, वरना आने की मनाही थी। लेकिन बदलती दुनिया ने कदमताल करने के लिए वह भी बदल रहा। अब सऊदी अरब के समाज में खुलापन आ रहा है। इसका श्रेय वहां के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को दिया जा सकता है। अफगानिस्तान में यदा कदा कुछ लोग महिलाओं के हित में आवाज उठाते हैं। हाल में एक तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास इश्तनकजई ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा पर जो पाबंदी लगाई गई उसे हटा देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 4 करोड़ की जनसंख्या में हम 2 करोड़ जनसंख्या के साथ अन्याय नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से इसके कुछ दिन बाद ही खबर आई कि इश्तनकजई को अफगानिस्तान छोड़कर दुबई भागना जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का भय था। इसके बाद स्त्रियों के पक्ष में अफगानिस्तान में आवाज उठना और कठिन हो जाए तो हैरानी नहीं है। ध्यान रहे कि चारों तरफ चुप घुप अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी बहुत सहारा देती है। फिलहाल अफगान महिलाओं को वह भी नहीं दिख रही। लेखक का साहित्यकार है क्षमा शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। और दुनिया भर में जो मानव अधिकार की बात करते हैं वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ चले गए हैं, वो भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। और देखिए, आधी आबादी को छोड़कर मैं कह रहा हूं कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। संबंधों का दर्पण। वर्तमान युग में तकनीकी प्रगति हमें समीप लाई है, और तो इसके साथ ही संवेदनशीलता और आत्मीयता का ह्रास भी हुआ है। आज यदि आप किसी से असहमति प्रकट करें या क्रोध बस कोई प्रतिक्रिया दें तो लोग आपको समझने या मनाने के बजाय आपको त्यागने की राह अधिक सुगम मानते हैं। संबंधों की यह क्षण भंगुरता आधुनिक समाज के मूल्यों और मानसिकता में बड़े पैमाने परिवर्तन की घोतक है। आत्म केंद्रिता और व्यक्तिवादिता ने सामाजिक ताने बाने को दुर्बल बना दिया। अब संबंधों को निभाने का धैर्य दुर्लभ दिखाई देता है। लोग कठिन परिस्थितियों में संवाद के स्थान पर दूरी बनाकर अपने हित साधने में ही संतोष अनुभव करते हैं। एक समय परिवार और मित्रता के बंधन इतने गहरे होते थे कि छोटी मोटी नाराजगी को परस्पर संवाद, सहानुभूति और क्षमा के माध्यम से हल कर लिया जाता था। इसके उलट आज के भौतिकवादी सोच में व्यक्तिगत संबंधों को भी एक प्रकार का व्यापार माना जाने लगा है, जहां भावनात्मक निवेश का प्रतिफल न मिलने पर संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। आभासी संवाद और त्वरित संदेश वाहकों के युग ने परस्पर संवाद की गुणवत्ता को और अधिक विकृत कर दिया। अब लोग वास्तविक संवाद के स्थान पर संदेशों के माध्यम से अपने मत प्रकट करते हैं, जिससे असहमति का समाधान कठिन हो जाता है। इस समस्या का समाधान मानवीय संवेदनाओं में के पुनरुत्थान और आत्मीयता की पुनर्स्थापना में निहित है। सहनशीलता, संवाद और क्षमा का गुण अपनाकर हम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। संवाद का महत्व समझते हुए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी असहमति के बावजूद संबंधों का ताना बाना ना टूटे। आधुनिक युग के संबंधों में आने वाले इस शुष्कता को समय रहते ना संभाला गया तो यह समाज के बिखराव का कारण बन सकती है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा गया है, देखा करिएगा और परिवार का रिश्तों का महत्व समझिए भाई। ठगी की दुकानें। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीयों को लौटाए जाने के बाद पंजाब से आई इस खबर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह देर से उठाया गया ऐसा कदम है जिसे दुरुस्त नहीं कहा जा सकता है। क्या पंजाब सरकार अभी तक इससे अनजान थी कि राज्य में किस तरह लोगों को झूठे सपने दिखाकर अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा, यूरोप भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं? ये और कुछ नहीं, खुली ठगी करते हैं। इन कथित ट्रैवल एजेंटों ने जगह जगह पर अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों को सब जवाब दिखाते हैं और वैध तरीके से वहां भेजने के बहाने लाखों रुपए वसूलते हैं। पैसा मिल जाने के बाद उन्हें पहले दुबई, शारजाह आदि भेजते हैं, फिर आमतौर पर कोलंबिया, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंसुराज आदि इन देशों में सक्रिय मानव तस्करों के गिरोह ने डंकी रूट कहे जाने वाले खतरनाक जंगली रास्तों के जरिए मेक्सिको भेजे जाते हैं। इन गिरोह की सांठगांठ अपने अपने देशों की पुलिस और सीमा सुरक्षा दस्तों से होती है। इसी सांठगांठ के चलते लोग मैक्सिको से अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि पंजाब में संदिग्ध किस्म के ट्रैवल एजेंटों का संपर्क दक्षिण अमेरिकी देशों की मानव तस्करी में लिप्त उन गिरोह से है जो बेलगाम माफिया बन गए। पंजाब की तरह युवाओं को ठगने वाले ट्रैवल एजेंट हरियाणा और गुजरात में भी सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता दशकों से है, लेकिन शायद ही उनके खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई हुई हो। अभी भी कार्रवाई की जा रही है, वह दिखावटी साबित हो तो हैरानी नहीं। बेहतर हो भारत सरकार राज्यों, खासकर पंजाब, गुजरात, हरियाणा से छल कपट से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहे, क्योंकि उनकी हरकतें केवल युवाओं का भविष्य ही नहीं बर्बाद कर रही बल्कि देश की बदनामी का कारण भी बन रही है। भारत को अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों से अपने यहाँ के मानव तस्कर गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई का आग्रह करना होगा। इसके साथ ही विदेश में नौकरी का सपना पाले युवाओं और उनके अभिभावकों को भी चेतना होगा। अवैध तरीके से विदेश जाना जानबूझकर मुसीबत को नियंत्रण देना, 50 से 60 लाख और कुछ मामलों में 80 से 90 लाख रुपए अनुचित तौर
तरीकों से लिप्त ट्रैवल एजेंटों को देकर अवैध रूप से विदेश जाने की कोई तुक नहीं है। यह आत्मघाती रास्ता है। इतने पैसे में तो देश में कोई हाई अच्छा काम धंधा किया जा सकता है। यह नादानी ही है अवैध तरीके से विदेश जाया जाए और फिर यह मान लिया जाए कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए निकाल दिया गया ना। और इसमें आप देखिए भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि अपने लोगों को कह दिया कि भैया पहचान कर लीजिए, हम अपने लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। अब हमारे देश में भी तो अवैध रूप से कहते हैं कि करोड़ों लोग रह रहे हैं भाई, हम भी निकालने की बात करते लेकिन हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग अमेरिका जैसा सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं और उठाना चाहिए देखिए, क्योंकि हमारे देश में पहले ही से जनसंख्या काफी है भाई। हम अपने लोगों को संसाधन उपलब्ध करा लें वो बड़ी बात है। हर्ष फायरिंग, तमाम दावों के बावजूद शादी और अन्य जगहों पर हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। झूठी शान की खातिर आयोजन में हवाई फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी तथाकथित खुशी और रौब गांठने के लिए किसी की जान ले लेना या फिर अपाहिज कर देना सभ्य समाज में कहां तक उचित है। चूंकि अधिकांश घटनाओं में पीड़ित व आरोपित एक ही पक्ष से होते हैं, इसकी शिकायत और कानूनी कार्रवाई से लोग बचते हैं। पुलिस भी ऐसे मामलों में हाथ हल्का रखकर चलती है। आरोप पर कठोर कार्रवाई न होने से इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। इस तरह की घटनाओं से बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। लिहाजा इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दरअसल आप देखिए 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश के मेरठ बिजनौर में हर्ष फायरिंग ये आप देखते हैं कि घटना ने फिर पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा किया है। पुलिस चौकन्नी और तंत्र मजबूत रहे तो इस तरह की घटनाएं होगी ही नहीं। यदि होती भी हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई में कसकर भविष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भय और जनता की समझदारी से ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस तरह के मामलों में वैसे होना भी यह चाहिए कि पुलिस हर्ष फायरिंग की घटनाओं की अनदेखी ना करें और आगे बढ़कर कार्रवाई करें, क्योंकि यह कानून व्यवस्था का विषय है। इसलिए खाकी को ऐसे मामले में सुनने सहिष्णुता बरतनी होगी। चलिए आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं। घरेलू कामगारों को समुचित सुविधा, ये आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के शोषण दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को उनके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल है, इसके बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है, इसलिए वे नियोक्ताओं और एजेंसियों के शोषण का शिकार होते हैं। अदालत ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व संबंधित मंत्रालयों को घरेलू कामगारों के अधिकांश अधिकारों के संरक्षण के वास्ते कानूनी ढांचे के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की एक समिति का संयुक्त रूप से गठन करने का निर्देश दिया है। इस पर 6 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वस्तुतः घरेलू कामगार निजी घरों में खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने और बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे कई कार्य करते हैं। कुछ कामगार अपने नियोक्ताओं के घरों में ही रहते हैं, उन्हें अक्सर 24 घंटे काम करना पड़ता है। घरेलू कामगार अत्यधिक गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पिछले राज्यों से महानगरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। वर्ष 2019 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है, अर्थात कुल 39 लाख कामगारों में से 26 लाख महिलाएं हैं। यह तो सभी जानते हैं कि घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण नहीं होने के कारण उन्हें अक्सर कम वेतन, असुरक्षित माहौल और बिना किसी ब्रेक के लंबे समय तक काम करना पड़ता है। कुछ घरेलू कामगारों के लिए उनके काम की परिस्थितियां गुलामी के बराबर होती हैं। उनके साथ अक्सर गाली गलौज, मानसिक और आप देखिए शारीरिक शोषण होता है। नियोक्ता उन्हें घर से बाहर जाने पर रोकते हैं, उनसे लंबे समय तक काम करवाते हैं। भोजन और आवास के बदले उनका वेतन काट लिया जाता है या फिर उन्हें देरी से वेतन दिया जाता है। उन्हें कम वेतन मिलता है और उनके काम को भी कम आंका जाता है। यही नहीं, घरेलू महिला कामगारों को काम के दौरान हिंसा और उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। प्लेसमेंट एजेंसियां भी उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिए बिना रोजगार दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलकर घरेलू कामगारों का शोषण करती हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए पहले से कानून है। इस कानून के तहत इन 3 राज्यों में घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता और स्वास्थ्य सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी मिलती है। ऐसे में अगर सरकार जल्द से जल्द उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून तैयार कर लेती है तो यह सराहनीय होगा। देख लीजिए, ये हमारा भारत है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। यहाँ भी टिप्पणियां दी गई, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ना। और इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना वहाँ डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारतीय विज्ञान की राह मुश्किल बना रहे हैं ट्रंप। आजकल डोनाल्ड ट्रंप की चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं। ये
यदि विश्व के तमाम देशों को उनकी वैज्ञानिक क्षमता और भिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता को परे रख समग्रता में देखें तो निस्संदेह अमेरिका विज्ञान और तकनीक का विश्व चैंपियन है। और आप देखेंगे कि अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उनकी अगुवाई से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। और इस बात से भी इन सभी क्षेत्रों में उसकी आर्थिक सहायता, समझौते तथा नीतियों का वैश्विक प्रभाव है। लेकिन अब अमेरिका में एक अलग तरह का सोच रखने वाला नया नेतृत्व है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में इन क्षेत्रों के बारे में अपने सोच का नमूना दिखा चुके हैं। इस बार ट्रंप के पास अपनी नीतियों के लिए निर्बाध राजनीतिक मार्ग होगा। पुराने ट्रंप काल की नीतियों के आधार पर और इस पर उनके सत्ता में आने के बाद उपयुक्त संदर्भ में वे किसी तरह की नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे, इसके मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है। और उनकी नीतियां निर्णयों का प्रभाव यदि अमेरिका के विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बढ़ेगा तो उसके अच्छे बुरे असर से दुनिया भी बेअसर नहीं रहेगी। भारतीय विज्ञान एवं तकनीकी तंत्र ने डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का स्वागत किया था। ऐसा होना ही था, क्योंकि एक तरफ जहां यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप के साथ मित्रता प्रौद्योगिकी सहयोग में सुधार ला सकती है, लेकिन ट्रंप का जो मौजूदा रुख सामने आया वह इन आशाओं, उम्मीदों को स्थायी मंच प्रदान नहीं करता, बल्कि एक अनिश्चित वातावरण का निर्माण कर रहा है। और देखिए, नॉर्मल सी बात है, दोस्ती कितनी भी हो मोदी जी के बीच, डोनाल्ड ट्रंप के बीच, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जहां अपना हित आएगा तो उन्हें अपना हित दिखाई देगा, अपने देश का हित दिखाई देगा, चाहे उस पर आप देखिए उनकी दोस्ती कहीं भी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय में श्री राम कृष्णन को एआई के लिए वरिष्ठगर नीति का सलाह चुना है, जो अमेरिका की एआई नीति को आकार देंगे। आम भारतीय इसे लेकर किंचित खुश हो सकते हैं, वह पर दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को बाहर किया गया, जो उस H-1B वीजा पर सरकारी नीतियों की आलोचना कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय विज्ञानियों और तकनीकी प्रतिभाओं को अमेरिका में बेहतर मौका मिलता। हालांकि एलन मस्क ने यह कहकर लीपापोती की है कि वे मूल रूप से भारतीय तकनीक प्रतिभाओं के अमेरिका में प्रवेश के खिलाफ नहीं है। कार्यालय में अपने पहले दिन ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने के अपने रोक को दोहराया, और जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निर्यात का क्या बनेगा। तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो भारत में तेजी से विकास कर रहा है और जिसमें अमेरिका का भी योगदान है, उसका आगे क्या हस्तर होगा। इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर फिलहाल संदेह के घेरे में। लेकिन एक पखवाड़े के भीतर ट्रंप ने जो रंग दिखाए वे खतरनाक हैं, और बावजूद इसके कि ट्रंप की नई अमेरिकी विज्ञान, स्वास्थ्य तथा तकनीक से संबंधित नीतियों का उस पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, खासतौर पर तब जब वह तकनीक के कई क्षेत्रों में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में उससे संबंधित समझौतों और अन्य सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में यह आकलन समीचीन है कि ट्रंप की विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का अमेरिका, बाकी दुनिया और विशेषतः भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरण विज्ञान और संक्रामक रोगों जैसे क्षेत्रों के लिए अगले 4 साल बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने कई ऐसे कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए जो देश और विदेश में विज्ञान क्षेत्र पर नकारात्मक रूप से प्रभावकारी होंगे। क्या होंगे? प्रभावकारी होंगे इसमें। और आगे आप देखेंगे इसमें ट्रंप ने अक्सर जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा में संघीय अनुसंधान खर्च के पहलुओं की भी निंदा की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी अमेरिका सरकार का रूप बदल गया है। मेडिकल रिसर्च की दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक वित्तपोषण से अनुदान पर समीक्षा को अनिश्चित काल के लिए आप देखते हैं कि क्या निलंबित कर दिया। इसकी बैठकों, यात्राओं पर को रोक दिया। इसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड और अन्य बड़े अमेरिकी विज्ञान फंडर्स के लिए गंभीर नकदी प्रवाह की समस्या होगी। पर दूसरी तरफ गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियां कानूनी दबाव को कम करने के लिए ट्रंप का पक्ष ले सकती हैं। दरअसल ट्रंप की अति राष्ट्रवादी और संरक्षणवादी व्यापारी नीतियां अमेरिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तनाव में डाल सकती हैं। मसलन ट्रंप का यह रुख आईटी पर अमेरिका खर्च बढ़ा सकता है, और जिससे भारतीय तकनीकी फर्मों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। जहां तक H-1B वीजा के प्रश्न का है तो इससे तुलनात्मक तौर पर कुछ अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन अधिक असर नहीं पड़ेगा। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अमेरिका स्थित हेज फंड, वेंचर कैपिटल फर्म और निजी इक्विटी खिलाड़ियों से मिली पूंजी का बड़ा आसरा है, और अमेरिकी निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप के लेन देन में लगभग 30% और कुल फंडिंग में 60% का योगदान रहा है। ट्रंप की नीतिगत बदलाव के चलते इस निर्भरता पर असर की आशंका है। तथ्य यह है कि अमेरिका उद्योग हित अभी भी संघीय रूप से वित्त पोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी
का समर्थन करते हैं, इसलिए कई आशंकाएं निर्मल भी साबित हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो यह डर दिख ही रहा है। इसलिए भारत की प्रौद्योगिकी कंपनियों को चाहिए कि वे विश्व के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी बाजार में अपनी धमक दिखाते हुए अपनी रणनीतियों को नए ढंग से व्यवस्थित करें। क्या करें? व्यवस्थित करें। और ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में 16 जून को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको इसके मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ये जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए, भारत की लूट से समृद्ध बना था ब्रिटेन, बिल्कुल बना था। स्वतंत्रता के दौरान यदि ब्रिटेन ने भारत को बेहिसाब लूटा नहीं होता तो भारतीय समृद्धि के हालात कुछ और होते। भारत धन संपदा के लिहाज से दुनिया की सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता, क्योंकि 1500 साल पहले तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की अर्थव्यवस्था गतिशील थी, इस कारण भारत की खुशहाली गांव से लेकर नगरों तक थी। पहले इसे इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता अंग्रेजों ने लूटा। अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की सालाना जानकारी देने वाली संस्था ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ब्रिटेन के औपनिवेशिक भारत में शासन में भारत की आकूत संपत्ति को निर्ममता से लूटा। इस रिपोर्ट में राजफास किया गया। अंग्रेजों ने सुनिश्चित ढंग से भारतीय कृषि और राजा महाराजाओं की लगभग 648 अरब धन संपत्ति लूटकर भारत को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। वहीं ब्रिटेन का औद्योगिक विकास करने में सफलता प्राप्त कर ली। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने जो संपत्ति लूटी उस दौलत का आंकड़ा भारत की वर्तमान जीडीपी से 16 गुना अधिक था। बावजूद भारत के लोगों ने कृषि व खनिज उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में खूब पसीना बहाकर देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। लूट के अनेक दस्तावेजों का अध्ययन करके ऑक्सफैम ने आकलन किया कि 1765 से 1900 के बीच ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों ने भारत से आज के हिसाब से 33.8 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति ब्रिटेन ले गए। यदि इस संपत्ति के मूल्य में को ब्रिटिश पाउंड के 50 के नोटों से लंदन की धरती पर बिछाया जाए तो लंदन के वर्तमान ब्याज से 4 गुना अधिक धरती ढक जाएगी। और इन अमीर 10% लोगों के अलावा इस राशि के लाभार्थी ब्रिटेन के 32% मध्यम वर्गीय लोग भी रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कुल 2,60,000 सैनिक थे, जो मूल ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में दोगुना थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से पहले भारत में देसी उपकरणों तरीकों से की जाने वाली खेती को समझा और फिर उसे मशीनीकरण में बदलने की षड्यंत्रकारी उपाय किए। भारत की खेती को उन्नत और वैज्ञानिक बताते हुए 1795 में कैप्टन थॉमस हॉलकॉट ने कंपनी को लिखे एक पत्र में कहा, अब तक मैं मानता था कि कतारबद्ध जुताई एवं बुआई आधुनिक यूरोप का आविष्कार है, लेकिन अभी मैं दक्षिण भारत के एक खेत से गुजरा तो खेती की तकनीक देखकर हैरान कर गया। मैंने पंक्तिबद्ध हल बैलों से जुताई देखी, वह अद्वितीय हल भी देखा जो बेहद कलात्मक तरीके से बनाया गया था। किसानों से पूछने पर पता चला कि इसी तरीके से पूरे देश में खेती होती है। कई प्रकार के अनाज, दालों, कपास और तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। बीज बोने की यहाँ जो तकनीक हाथ में अमल में लाई जाती वह ब्रिटेन में अपनाई जाने वाली यांत्रिकरण से ज्यादा कारगर है। और आप देखिए क्या है, ज्यादा कारगर है। यहाँ प्रयोगों में लाया जाने वाला हल भी हमारे यांत्रिक हल से कहीं ज्यादा बेहतर है, सस्ता और सरल है। इस जानकारी के बाद फिरंगियों ने ब्रिटेन में निर्मित खेती के काम आने वाली यांत्रिक उपकरणों को भारत लाना और उनसे खेती करने का रास्ता प्रशस्त करने की विधि अपनाई। उद्योगों से जुड़ी तकनीकों के रहस्य सूत्र पहले फिरंगियों ने शिल्पकारों से रजामंदी से जानना चाहे, किंतु जब ईसाई इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन पर जुल्म ढाए गए और संभवतः राजनीति के अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह सब जायज हो, किंतु वास्तव में इस तरह के काम में पिछन्न रूट से लोगों की हैरत अंगेज भावना अंतर्निहित है। आप लोग क्या सोचते हैं? अब आप देखिए, व्यापार करने के लिए आए हुए थे वो, लेकिन यहीं शासन करने लग गए, यहीं से लूटने लग गए। अब बिहार में आने वाला चुनाव है तो बिहार में भी खूब चल रहा है राजनीति, पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो। विश्व मंच पर भारत का प्रभाव, तो ये आप देखिए वर्ष 2014 में देश की बागडोर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली थी ना। संभालने के बाद एक दशक की अवधि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 20 देशों ने अब तक के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। भारतीय लोकतंत्र में हुए समस्त प्रधानमंत्रियों की तुलना में मोदी को सर्वाधिक नागरिक सम्मान मिले, जो भारत एवं मोदी के प्रति विश्व में बढ़ते प्रभाव का परिचायक है। विश्व नेतृत्व का भारत के प्रति यह आदर भाव 10 वर्षों में बस में बढ़ती भारत की साख एवं मोदी के मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण है। अपने देश की सुरक्षा करने में अक्षम पहले के नेतृत्व का आतंक के प्रति भ्रमित दृष्टिकोण एवं दब्बू व्यवहार के कारण हमारे देश की छवि कमजोर देश की बनी थी। अपनी सुरक्षा के लिए हम सदैव दुनिया से गुहार लगाने वाले माने जाते थे।
भारत के बाहर के देशों में रहने वाले नागरिकों की रक्षा करने में भी हम असमर्थ थे, ऐसा हमारे अप्रवासी भारतीयों को लगता था, जिस कारण भारतीयों से जाने वाले सभी नागरिक अपना परिचय भारत के स्थान पर एशिया से हैं ऐसा कह करते थे। राष्ट्रीय सह महामंत्री हैं भाजपा के। अब देख लीजिए, अब आप सभी जानते हैं कि अब मोदी जी की तारीफ करेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, संवाद, सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर विदेश नीति का खाका तैयार किया, जिससे भारतीयों की हित सर्वोपरि थे। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी साथ ना आंख उठाकर बात करेंगे, ना आंख झुकाकर बात करेंगे। और इसी नीति को अपनाते हुए अरब अब तक दुनिया के 6 महाद्वीपों के 59 देशों की यात्रा कर भारत के साथ उन देशों के संबंध बनाने और भारतीय हितों को साधने का प्रयास किया है। भारत से बाहर अन्य देशों में जाकर रहने वाले प्रवासी भारतीयों का उनके देश के विकास में योगदान, भारत के विकास में उनकी भूमिका एवं भारतीय संस्कृति के विस्तार में योगदान अति महत्वपूर्ण कार्य है। वहां की लोकतांत्रिक प्रणाली में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भारतीय डायस्पोरा की इस महत्व को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा। इस कारण वह दुनिया के जिन देशों में गए वहां भारतीय समुदाय को संबोधित कर भारत के साथ जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। इस कारण भारतीय समुदाय की विश्व में प्रभावी आवाज बनी और मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित लाने का कार्य जिस कुशलता के साथ भारत ने किया, उससे प्रत्येक प्रवासी नागरिक भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करता है। भारतीय संस्कृति का संदेश। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट के अवसर पर भारतीय संस्कृति का संदेश देश में भारत ने सफलता प्राप्त की। भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग विषयों पर समिट करा। भारत को विश्व से जोड़ने एवं विश्व प्रतिनिधियों को भारत में G20 के अवसर पर मिले आदरपूर्ण व्यवहार ने विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया। अफ्रीकी यूनियन के देशों को भी G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने का ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किया। पाकिस्तान से आतंकवादी हमला होने पर सर्जिकल स्ट्राइक एवं आप देखेंगे एवं एयर स्ट्राइक करके हमने विश्व में सक्षम और शक्तिशाली देश की छवि बनाने में सफलता प्राप्त की। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल आतंकवाद ही होता है या मानवता के लिए खतरा है। यह बात संपूर्ण विश्व को समझने में पीएम मोदी ने सफलता प्राप्त की है। समझाने में आतंकवाद को पोषित करने वाले अर्थतंत्र को विश्व के सम्मुख उजागर करने का कार्य भी मोदी के द्वारा हुआ है, और जिससे आतंकवाद के विरुद्ध जनमत बनाने आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। और मोदी का प्रत्येक समस्या का सकारात्मक एवं शांतिपूर्ण समाधान कारक दृष्टिकोण होने के कारण सभी समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका है। यह दुनिया का प्रत्येक नेता मानता है कि यूक्रेन रूस में मोदी ही समझौता करा सकते हैं। ऐसा युद्धरत देशों का यह विश्वास इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। यह मार्ग ही विश्व में शांति ला सकता है। प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध से नहीं संवाद से है। संभवतः ये प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। पिछले 10 वर्षों में विरासत की प्रतीक 640 मूल्यवान वस्तुओं एवं कलाकृतियों को भारत में लाना, विश्व को भारत की अमूल्य धरोहर योग को प्रदान करना, ये आप देखेंगे प्रदान करना, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं विश्वसनीय नेता का व्यवहार से विश्व मन को जीतने में हमने सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां, विश्व स्तरीय बनता हमारा ढांचागत विकास, उभरी अर्थव्यवस्था एवं विकसित भारत का हमारा संकल्प, इन्हीं सब में मोदी को विश्व के अग्रणी नेताओं की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा किया। दुनिया के अलग अलग देशों से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनकी वैश्विक छवि पर सशक्त हस्ताक्षर हैं। भविष्य का भारत विकास एवं विरासत के आधार पर खड़ा होकर विश्व को आलोकित करेगा, यह विश्वास है। क्या विश्वास है? 26 सितंबर 1999 में हुई थी G20 की स्थापना। इसमें अब हम 21 मेंबर हो चुके हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।